अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स को, और उसमें हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंसान जिन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था वो थे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। मैं बात कर रहा हूँ 1665 की। ठीक है, 1665 को शाम का वक्त था जब सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और काफ़ी कंफ्यूज थे एक चीज़ को लेके। वो चीज़ ये थी, वो एक मिस्ट्री ये थी कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्कूल्स में कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी उस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे थे एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए कि व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो सडनली क्या होता है कि एक जो एप्पल होता है वो एप्पल ट्री से टूट के ब्रांच से वो नीचे को गिरता है। तो ये उस एप्पल को देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं उसको कि एप्पल नीचे को गिर रहा है। ओके, तो उसके बाद इनके माइंड में आइडिया आता है ग्रेविटी का, यानी ये कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ये एप्पल नीचे को गिरा। ठीक है, अब ग्रेविटी होती क्या है ये आपको अभी बताते हैं। अब आपको पता है कि जब वो एप्पल इस एप्पल ट्री के साथ था तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, लेकिन जैसे वो टूटा तो वो नीचे को गिरा। ठीक है, अर्थ की तरफ। इसका मतलब अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है, यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई है किस में, स्टेट ऑफ मोशन में। और बच्चों, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना होता है, किसी रेस्ट में पड़े ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसी इनविजिबल फोर्स थी जो मुझे तो नजर नहीं आ रही थी, बट इस एप्पल के ऊपर लग रही थी फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये एप्पल नीचे को गिर रहा था। ठीक है, फिर उसी फोर्स को इन्होंने नेम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो बच्चों, सर आइजैक न्यूटन ने एप्पल क्यों नीचे गिरा ना सिर्फ इस चीज की वजह तलाश कर ली, बल्कि ये भी बता दिया कि व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सन के गिर्द क्यों प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे। ओके, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, क्योंकि इस चीज के बारे में नहीं पता था साइंटिस्ट को। ओके, तो बच्चों, इन्होंने काफी सारी ऑब्जर्वेशंस की। इन्होंने कहा कि जिस तरह अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ नीचे को अट्रैक्ट किया, हो ना हो जो मून और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जिसकी वजह से अर्थ मून को अपने गिर्द इस तरह रिवॉल्व करवाती है, इन्होंने कहा हो ना हो ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हैं तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड इसलिए रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर। ठीक है, जिस तरह इसके ऊपर एप्पल के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे को। ओके, और इस फिनोमिना को हमने बोला था ग्रेविटी। तो बच्चों, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि ना सिर्फ एप्पल, मून और प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ सन के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। ठीक है, ना सिर्फ ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, और उस फोर्स का नेम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फिर इसी बेस पे इन्होंने अपना एक लॉ भी पेश किया जिसे हम नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो देखो, हमारे पास हम लोगों ने कहा कि एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में हर बॉडी एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी, हर दूसरी बॉडी को। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फिर उस फोर्स को नेम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है। तो ग्रेविटी हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मैसेज के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। ओके,
तो इसलिए लिखा ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसेज या टू ऑब्जेक्ट्स। यानी फर्ज किया लेट से ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये वाला ऑब्जेक्ट और एक ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ओके, अब बच्चों ये जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। जब से ये यूनिवर्स बनी थी, ये मैटर बना था, तो हर ऑब्जेक्ट ने हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारा तो इस फोर्स में कोई अमल दखल नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक नेचुरल फोर्स है। अब जिस नेचुरल फिनोमिना के जरिए ये फोर्स लगती है, एक मैस एक दूसरे मैस पर फोर्स लगाता है, उस नेचुरल प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो इसलिए लिखा अ नेचुरल प्रोसेस by which every body attract every other body with a force of attraction। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट बोर्ड पर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, क्योंकि न्यूटन ने इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बेस पे इन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नेम से जानते हैं। अब देखो ना, हमें ये तो पता चल गया कि दो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, लेकिन वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, वो उसको मेजर करने के लिए कोई इक्वेशन या फार्मूला होना चाहिए। अब उसके लिए हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसमें एक खूबसूरत सा रिलेशन डिराइव करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force ओके। तो बच्चों हमारी यूनिवर्स में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ओके, एक फोर्स के साथ। अब वो फोर्स कितनी है? वो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड करती है। यानी फर्ज किया हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m1 और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट इनके फर्ज किया ये इसका सेंटर है और ये उसका सेंटर है, इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास d। Let us consider two objects of mass m1 and m2 respectively and they are separated by distance d। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये वाला मैस उस मैस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए उसके सेंटर से मैंने एक एरो लगाया इस तरफ, और ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स इस तरफ लग रही है क्योंकि ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी तरह वो मैस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स के साथ F। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आप देख रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मुखालिफ सिमत में है, ठीक है। वो इसको उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि दो मैस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं Fg। अब ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज पे, यानी अगर ये वाला मैस जितना ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना मैस ये होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करती है मैसेज पे। ओके, अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है ना। ओके, अब कोई ऐसा तो फैक्टर होगा कि जिससे ये फोर्स उस फैक्टर को बढ़ाने से कम हो, बिल्कुल है, और वो है इन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस d। अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये फोर्स वीक हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। जिस तरह आपने बचपन में मैग्नेट के साथ तो खेला होगा,
जब मैग्नेट करीब लेके आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब मैग्नेट आप दूर लेके जाते हैं तो वो फोर्स वीक होती जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, अच्छा वो मैग्नेटिक फोर्स होती है लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वही कंसेप्ट इधर यूज करें। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये फोर्स वीक होगी, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होती है, तो फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिर्फ डिस्टेंस नहीं बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस डी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स जो है ना वो कम हो जाएगी, आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगी। ओके, अब हम अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर आपने लिखना है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। चलिए मैं इसको ब्लू से लिख लेता हूं, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ओके, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, जब आप इसको खत्म करेंगे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो यूज करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो है कैपिटल जी। तो यहाँ पे m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब बच्चों ये जो रिलेशन है ये है उस फंडामेंटल फोर्स का जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और इस फार्मूले की मदद से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल जी लगाया है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बच्चों, अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, तो बच्चों इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इस मैं फर्दर आगे जी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11। अब इसका यूनिट लिखना भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट कैसे निकालेंगे, हम उसी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं जी को यहाँ पे रखूं तो हमारे पास जी इक्वल आ जाएगा एफ, ये डी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m1 m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम बच्चों इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि g बराबर है एफ डी स्क्वायर ओवर m1 m2। एफ हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट होता है बच्चों हमारे पास न्यूटन, और ये d क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के दरमियान। तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्यों क्या होता है मीटर। अब नीचे अपॉन आ गया तो आप नीचे लिख दें अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय m2। मैस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम,
तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, तो ये आ गया किलोग्राम का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू, जो कि हमारे पास आई 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब इस वैल्यू को आप पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, चेक करेंगे यही सेम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। और इस वैल्यू को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 में जो है ना वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। और उन साइंटिस्ट का नेम था हमारे पास हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने एक टोरियन बैलेंस का यूज करते हुए इस वैल्यू को निकाला था इसी फार्मूले से, यानी FD² m1 m2 को पुट किया और जी की ये वैल्यू निकाली थी इन्होंने। और ये तब से वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती, कहीं भी आप चले जाएं ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी हर जगह। ओके, तो फिर इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास। ओके, अब बच्चों एक चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये कि चूंकि जी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल है, 10⁻⁻11 का मतलब आप पहले 6 से पहले 10 जीरो लगाएं, 0.000000 11th नंबर पे 6 ये आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। और इसी स्मॉल वैल्यू की वजह से हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फील नहीं कर पाते, ठीक है। यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, यानी हमारी इस पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस तरह इस रूम में जितनी भी चीजें हैं उनको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही होंगी, लेकिन ये फोर्स मुझे फील नहीं होती। क्यों? उसकी रीजन यही है कि जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, और जी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से हम नोटिस ही नहीं कर पाते इस फोर्स को। ये फोर्स इतनी कम होती है कि 1 न्यूटन तक भी नहीं होती। 1 न्यूटन तो बड़ी दूर की बात, 0.000000 फिर कहीं जाके 1 न्यूटन लगता है। तो न्यूटन ने कहा था कि चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मैस है 1 kg, ठीक है, एक 1 kg मैस पे जब फोर्स लगती है तो वो उसमें अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर उस पर लगने वाली जो फोर्स थी वो थी 1 न्यूटन। अब मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं मैं उन पे फोर्स बहुत कम लगा रहा हूँ, इस वजह से वो चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। और इसी तरह एप्पल जब नीचे गिर रहा था तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था विद सेम फोर्स, और वो फोर्स थी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ नहीं गई बल्कि एप्पल अर्थ की तरफ नीचे गिरा। उसकी रीजन यही थी कि अगर लेट से कि एप्पल 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था अर्थ के ऊपर, ठीक है, और उसी 1 न्यूटन की वजह से वेट वाली फोर्स भी नीचे को लग रही थी एप्पल पे। तो अब आप देखें मैस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का मैस कितना ज्यादा है, तो इस वजह से फिर एप्पल अगर उसको 1 न्यूटन की सिर्फ फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है तो फिर आप खुद सोचें क्या अर्थ उस एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एप्पल का मैस बहुत कम है और अर्थ का मैस तो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं जिनको हम ऊपर थ्रो करते हैं वो नीचे आके गिर जाती हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा होता है और उस मैस बहुत ज्यादा रखने की वजह से अर्थ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। मैस ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से अर्थ अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को एक सिग्निफिकेंट फोर्स से अट्रैक्ट कर लेती है अपने सेंटर की तरफ। याद रहे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है, यानी ये मैस उस मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसी तरह वो मैस भी इस मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो बच्चों यही था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।